भी सड़ तरबूज की तरह फोड़ दिया। गोरिल्ले की आवाज सुनकर आसपास के जानवर उस तरफ आने लगे। यह देख आर्या ने सोचा, सब अगर एक साथ आ गए तो उन्हें मारना मुश्किल होगा। इसलिए वह जल्दी से मोती लेकर एक तरफ भागने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे दिखाई दिया कि पलक को रैंक 4 के 5 चीतों ने घेर कर रखा है। उसे पलक की आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी। वह तेजी से भागते हुए पलक के पास पहुंच गया और उसे एक हाथ कमर से पकड़कर अपने पीछे किया और उसके हाथ से उसकी तलवार अपने हाथ में ले ली। आर्या पलक के पास कब आया उसे कुछ पता नहीं चला। जब तक उसे कुछ समझ आता, आर्या के हाथ उसकी कमर पर थे और उसकी तलवार आर्या के हाथ में पहुंच चुकी थी। तभी एक चीता अपना मुंह खोले आर्या के ऊपर जंप लगा देता है। लेकिन तभी आर्या जोर से तलवार घुमाता है, जिससे वो चीता बीच से 2 भाग में कट जाता है। लेकिन आर्या यही नहीं रुका, उसने तलवार दूसरी तरफ घुमाया। तभी तलवार से एक सफेद रंग की रोशनी निकली, जिससे कुछ फीट दूर खड़ा चीता भी 2 टुकड़ों में कट गया। पलक की आंखें आर्या की तलवार से निकल रही सफेद रोशनी पर केंद्रित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये उसी की तलवार है, लेकिन आज तक उसने उससे सफेद रोशनी निकलते नहीं देखी। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए आर्या और उस तलवार की रोशनी को ही देखे जा रही थी। आर्या रुका नहीं, उसने तलवार घुमाना जारी रखा, जिससे कुछ ही पलों में सभी चीते मारे गए। तभी आर्या ने तलवार पलक को देते हुए कहा, ये लो अपनी तलवार। तभी पलक ने उससे कहा, ये तुमने कैसे किया? तलवार से जो लाइट निकल रही थी वो क्या था? तभी आर्या ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता। और इतना बोलकर वह वहां से जाने लगा। तभी पलक उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, पहले बताओ, उसके बाद जाओ। तभी आर्या ने मरे हुए जानवरों से मोती इकट्ठा करते हुए कहा, इस पर चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी एग्जाम चल रहा है। उसकी बात सुनकर पलक राजी हो जाती है। तभी एक जोर की दहाड़ जंगल में गूंजती है, जिससे पूरा जंगल कांप उठता है। यह आवाज इतना भयानक था कि आर्या तक कांप गया, लेकिन फिर वो कंपन शांत हो गई। आर्या ने एक एक करके 5 चीतों के मोती उठाए, उन्हें अपने थैले में डाला और फिर पलक की ओर बढ़ा। तुम ठीक हो? उसकी आवाज शांत लेकिन गंभीर थी। पलक ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन सवालों की एक आंधी उसके भीतर चल रही थी। तू कौन है आर्या? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। आर्या ने उसकी तलवार वापस उसके हाथ में थमाई और बिना कुछ कहे जंगल के गहरे ही हिस्से में वापस चला गया। इस दौरान शेष छात्रों के साथ मैदान में ऋषि शुक्ला जी और आचार्य शूलनाथ बड़ी स्क्रीन पर एक एक छात्र की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। शूलनाथ जी, आपने देखा? आर्या ने अब तक अकेले ही रैंक 4 के लगभग 20 भ्रम प्राणी मार दिए हैं। शूलनाथ का चेहरा पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। हां, और ये लड़का किसी पूर्व जन्म के योद्धा जैसा लड़ता है। इसकी ऊर्जा की लहरें भी साधारण नहीं है, शुक्ला जी बोले। और इस बार तो उसने पलक की रक्षा भी की। शायद उसे पता है कि कोई देख रहा है, फिर भी इतना सहज बना हुआ है। शूलनाथ कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर ये लड़का यूं ही आगे बढ़ा तो एक दिन ये अकेले हमारी इस प्रणाली को चुनौती दे देगा। आर्या अब जंगल के एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुका था जहां हवा में एक अनोखा कंपन था। पेड़ों की शाखाएं काली थीं और जमीन पर हड्डियों का ढेर। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन को तेज झटका लगा, जिससे आर्या लड़खड़ा गया। वही कंपन फिर से हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, उसके पीछे एक परिचित आवाज आई, आर्या। वह पलटा। पलक खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा थी। मैं जानना चाहती हूं, तुम कौन हो? आर्या ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, अगर तुम जान जाओगी तो शायद मुझसे डर जाओगी। तभी पलक ने कहा, लेकिन मुझे सच में जानना है। तभी आर्या ने मजाक करते हुए कहा, क्या करोगी जान के? मेरे घर रिश्ता लेके जाओगी क्या? आर्या के मजाक से पलक चिढ़ गई और बोली, अपनी बकवास बंद करो और जितना पूछा उतना बताओ। तभी आर्या ने फिर मजाक करते हुए कहा, मैं राक्षस हूं? तभी पलक ने मन ही मन कहा, हां, तुम वही हो सकते हो, वरना इतनी बेरहमी से भला कौन जानवरों को मारता है। लेकिन उसने अपने चेहरे पे कोई भाव नहीं आने दिया, जिससे आर्या को लगा कि शायद उसके मजाक का पलक पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसलिए फिर उसने कहा, मैं भूत हूं,
तुम यहां से चली जाओ, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। और इतना बोलकर वह पलक को अपने दांत दिखाने लगा। लेकिन पलक फौरन आगे बढ़ी और आर्या के एकदम नजदीक आ गई। अब दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस होने लगी थीं। तभी पलक ने बिना वक्त गवाए अपने होंठ आर्या के होंठों पर रख दिया। यह देख आर्या के होश उड़ गए और वह उसमें खो गया। लेकिन फिर से जमीन में कंपन हुई। जमीन में अचानक इतनी तेज कंपन हुई कि दोनों का संतुलन बिगड़ गया। पलक का चुंबन जैसे अधूरा रह गया और वह हल्के से पीछे हट गई। आर्या भी एक झटके में होश में आया। उसका चेहरा अब पूरी तरह लाल था, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी उसकी आंखों में थी। तुमने ये क्यों किया? आर्या की आवाज अब पहले जैसी गंभीर नहीं, बल्कि लड़खड़ाई हुई सी थी। पलक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, ना तुमसे ना किसी सच्चाई से। उसने एक हल्की मुस्कान दी, फिर बोली, और अब चलो, क्योंकि लगता है कि यह कंपन किसी बड़ी चीज का संकेत है। आर्या कुछ बोलने ही वाला था कि पेड़ों के पीछे से एक दहाड़ सुनाई दी, इतनी भारी और भयावह कि पूरा जंगल गूंज उठा। कंपन अब थमता नहीं था, बल्कि लहरों में बढ़ रहा था। आर्या ने एक कदम पीछे हटकर अपनी कमर से एक कुल्हाड़ी निकाल ली। तुम पीछे रहो, उसने कहा। लेकिन पलक ने मना कर दिया, अब नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। और तभी वो प्रकट हुआ। काले धुएं की भयंकर लहरों के बीच से एक जीव उभरा। उसका शरीर आधा शेर आधा अजगर, आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसे देख पलक और आर्या दोनों के मुंह से एक साथ निकला, रैंक 5 का ब्रह्म जानवर। उस जानवर ने एक ही झपट्टे में सामने की जमीन को चीर दिया। आर्या ने पलक को पीछे धकेला और खुद उस जानवर की ओर कूद गया। उसकी कुल्हाड़ी से एक सफेद आभा निकली, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, उस जानवर से टकराई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आया। ये क्या? आर्या चौंका। फिर उसने सोचा, इसकी खाल बहुत मजबूत है, मुझे कुछ और सोचना होगा। लेकिन जल्दी, इसकी कमजोरी कहां है? वो अभी यह सोच ही रहा था कि तब तक उस शेर अजगर ने अपनी पूंछ से आर्या पर हमला कर दिया, जिससे आर्या उड़ता हुआ एक पेड़ से टकरा गया और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। वो अगर इतना ताकतवर नहीं होता तो इसी हमले में वो परीक्षा से बाहर हो जाता। वह जैसे ही जमीन पर गिरा, पलक उसको संभालने के लिए उसकी तरफ भागी और आर्या को संभाल कर खड़ा किया। लेकिन उस शेर जानवर ने फिर से अपनी पूंछ से फिर से हमला किया, लेकिन आर्या इस वक्त तक संभल चुका था। उसने पलक की कमर में हाथ डाला और उसे लेकर जंप लगा दी। उसके नीचे से शेर अजगर की पूंछ निकल गई। तभी आर्या ने सोचा, मुझे कुछ करना ही होगा, और इतना सोचकर उसने पलक कई हाथ से उसकी तलवार ली और फिर उस शेर अजगर के सामने आ गया। आर्या ने पलक की तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। तलवार हल्की थी, लेकिन उसमें एक अनोखा संतुलन था, मानो वह उसकी ऊर्जा को पहचान रही हो। उसकी आंखें अब जल रही थीं, इस बार दर्द से नहीं बल्कि संकल्प से। सामने खड़ा वो रैंक 5 का ब्रह्म प्राणी शेर अजगर एक बार फिर गहराई से गुर्राया। उसकी सांसों से जैसे जमीन जलने लगी हो और पेड़ खुद को झुकाकर उसके सामने नतमस्तक हो गए हों। लेकिन इस बार आर्या डगमगाया नहीं। अगर तुझे हराना है तो सीधा नहीं, चालाकी से वार करना होगा। इसकी खाल बाहर से मजबूत है, लेकिन भीतर हर जानवर की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। उसने मन ही मन सोचा। उसने चारों ओर देखा, पेड़, झाड़ियां और थोड़ी दूर पर एक ऊंचा पत्थर जिसकी सतह पर हल्की रोशनी थी। तभी गोल्डन बुक उसके अंदर जाग उठी। उसकी आंखों में एक गोल्डन चमक उभरी। ये गोल्डन बुक से निकली थी। उसमें लिखा था, ब्रह्म प्राणी, रैंक 5, शेर अजगर, कमजोरी, गर्दन के पीछे की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है। वहां चोट लगते ही ब्रह्म तंत्र टूट सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। आर्या ने एक झटके में पलक को पीछे हटने का इशारा किया। जो भी हो, वहां मत आना, मुझे इसे खत्म करना है। पलक उसकी आंखों में कुछ अलग देख चुकी थी। वो अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो कोई योद्धा था, शायद कोई बहुत पुराना। आर्या ने दौड़ लगा दी, सीधा नहीं, गोल गोल घूमते हुए, ताकि शेर अजगर की आंखें उसका पैटर्न न पकड़ सके। वो जमीन पर लुढ़कता, पेड़ों के पीछे छुपता और हर बार उसके हमले से बाल बाल बचता। फिर अचानक वह उस बड़े पत्थर तक पहुंचा। उसने वहां से छलांग लगाई। हवा में उसका शरीर पूरी तरह सीधा हुआ
और पलक की तलवार सीधी शेर अजगर की गर्दन के पीछे जा धंसी। धम। श्श। एक कर्कश चीख जंगल में गूंजी। ब्रह्म प्राणी की आंखें फैल गईं। उसके पूरे शरीर में झटके दौड़ने लगे और उसकी खाल धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। आर्या जमीन पर आ गिरा। घुटनों के बल उसकी सांसें तेज थीं। सीना उठ गिर रहा था। पलक दौड़ते हुए उसके पास आई। उसके चेहरे पर गर्व, चिंता और विस्मय तीनों की झलक थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। आर्या उसकी तलवार उसकी ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराया। तलवार अच्छी थी, शेर भी भाग गया, लेकिन अब लगता है मेरी टांग ही चलने से इनकार कर रही है। पलक हंस पड़ी, एक थकी हुई लेकिन सच्ची हंसी। उसी समय जंगल के अन्य हिस्सों में घने काले धुएं और खून की गंध से भरा एक और क्षेत्र। यहां गुलजीत की टीम थी। उसके साथ 2 और छात्र थे, दक्ष और विनीत, लेकिन तीनों के चेहरों पर अब आत्मविश्वास की जगह घबराहट थी। राजकुमारी गुलजीत, ये तो रैंक 3 का ब्रह्म प्राणी था ना? फिर भी इसके एक वार से ही विनीत की पसलियां टूट गईं। दक्ष ने पीछे हटते हुए कहा। गुलजीत की भौहें सिकुड़ गई। उसकी तलवार खून से सनी थी और आंखों में गुस्से की आग थी। हमने गहराई में आने का फैसला किया था, ताकतवर बनना था। अब डरोगे? चलो, पीछे हटने का समय नहीं है। अगर अब पीछे हटे तो ये परीक्षा ही नहीं, हमारा नाम भी खत्म हो जाएगा। दक्ष ने एक कड़वी निगाह से गुलजीत को देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और एक रैंक 4 का काले पंखों वाला भेड़िया झपटता हुआ उनके सामने आ गया। विनीत, जो अब तक जमीन पर पड़ा था, चीख भी नहीं सका। एक ही पल में उसकी चेतना चली गई। गुलजीत कुर्राई। अब मैं दिखाती हूं असली ताकत। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई और आग का एक गोला बना दिया। हाँ, उसकी विशेष क्षमता थी धूम्रजाल, जो उसके शरीर में जमा ऊर्जा को ज्वालामुखी की तरह बाहर निकालता था। भेड़िया जरा पीछे हटा, लेकिन गुलजीत ने मौका नहीं छोड़ा। उसने सीधा उस पर छलांग लगाई और पूरे बल से उसके सिर पर वार किया। एक विस्फोट जैसी आवाज हुई और भेड़िया 2 ही हिस्सों में बंट गया। दक्ष अब भी कांप रहा था। राजकुमारी, हम कितने बचेंगे इस ट्रायल में? गुलजीत ने अपने चेहरे से खून साफ करते हुए कहा। जो कमजोर है वो नहीं, लेकिन मैं जरूर बचूंगी और टॉप करूंगी। तुम लोग को भी पास होना होगा, ये हमारे राज्य के गौरव की बात है। दूसरी ओर एक शांत क्षेत्र में यहां एक और टीम थी, जिसमें मीनाक्षी, करण और सीमा शामिल थे। मीनाक्षी एक चतुर छात्रा थी, जिसकी रणनीतियां बहुत सटीक थी। उनकी टीम ने अब तक लड़ाई करने से बचते हुए 5 ब्रह्म प्राणी सिर्फ जाल और फंदों से पकड़े थे। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। कहानी आगे जाने के लिए अगला एपिसोड सुनिए। हमने अब तक कोई चोट नहीं